नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं आशीष अवस्थी और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? वैसे तो एमआरटीपी एक्ट अभी लागू नहीं है, अभी करंट स्थिति में कोई भी इसमें कोई प्रावधान जो भारत पर लागू नहीं है। ये हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में हमारे यहाँ आया वो इस पर बेस है। ठीक है, अब ये एमआरटीपी अप्रचलित होने के कारण हमें कंपटीशन एक्ट पढ़ना पड़ता है, तो इसके बारे में भी जानना पड़ता है कि ये फेलियर क्यों हुआ था। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो आप ये देखें कि आज मेरे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस जो होता है उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि उसकी एमआरटीपी एक्ट को कब ओरिजिन किया गया था, कब उसकी उद्भव हुआ था। फिर उसका करंट स्टेटस देखेंगे, करंट स्टेटस। फिर अगला जो होगा हमारा दत्त कमेटी, मतलब हमारी जो दत्त कमेटी की सिफारिश पर जो एमआरटीपी एक्ट आया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या पेश करा। फिर उसके बाद जुडिक्शन देखेंगे। जुडिक्शन देखने के बाद में ये देखेंगे कि एमआरटीपी एक्ट जो है वो किस उपक्रम में किस कंपनियों के लिए लागू नहीं होता है। ये सब देखने के बाद में हम ऑब्जेक्टिव जो हैं, क्योंकि इस अधिनियम को बनाने का जो उद्देश्य है उन्हें हम डिटेल में समझेंगे और ये फेलियर क्यों हुआ वो भी हम देखेंगे। तो सबसे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब एमआरटीपी एक्ट जो है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये अधिनियम जो हमें ज़रूरत पड़ी वो 1969 से पहले की स्थिति को आपको जानना पड़ेगा। क्यों ज़रूरत पड़ी? तो 1969 से पहले हमारे जो भारत में जो सिचुएशन थी वो व्यापार की इस तरह की स्थिति थी, जो हमारी व्यापार इंटरप्राइजेस जो हुआ करती थी वो इस तरह से उनके द्वारा व्यापार किया जा रहा था, इस तरह से मोनोपोली क्रिएट करी जा रही थी अपने प्रोडक्ट की, जिससे वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करके या साठ गांठ करके कंपनियों की वो अपनी प्राइजेस को अनरीजनेबल रूप से बढ़ा रहे थे, गलत गुणवत्ता के प्रोडक्ट दे रहे थे, मतलब कोई क्वालिटी नहीं थी। क्योंकि अगर मोनोपोली मार्केट बन गया है तो वो जैसा प्रोडक्ट चाहेंगे वो वैसा प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है। और इसके साथ साथ भ्रामक विज्ञापन दे रहे थे, फॉल्स मिसलीडिंग कर रहे थे, प्रोडक्ट के संदर्भ में मिस प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और इसके साथ साथ इस तरह से एक गुठ बना रहे थे जिससे वो जब चाहे मार्केट में प्रोडक्ट की आवक को रोक देते थे। मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं आता था, डिमांड बढ़ जाती थी, उस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाते थे। तो इस कारण से 1969 के बाद में हमें एमआरटीपी एक्ट की जरूरत पड़ी। ये एमआरटीपी एक्ट को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 कारण है। ये आपको 3 कारण सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको समझने ही पड़ेंगे। यदि आप ये नहीं समझते हैं तो आपको एमआरटीपी एक्ट कहीं नहीं समझ में आएगा। तो समझिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव। इस एमआरटीपी एक्ट को इसके जो 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव समझेंगे, फिर उसके बाद आप इसका ओरिजिन समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एमआरटीपी एक्ट बनाने के लिए ज़रूरत जो थी हमें, ऑब्जेक्टिव उसकी जो उद्देश्य थे वो सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना, उसको रोकना, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। दूसरा जो कारण था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। तीसरा कारण था रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। ये जो हमने क्राइटेरिया बनाया था, सेगमेंट बनाया था, हमने डिसाइड कर रखा था उसमें कि अनफेयर ट्रेड क्या है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड क्या है और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, उनको रोकना था। अब बात आती है ओरिजिन की। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस का जो ओरिजिन हुआ था 18 दिसंबर 1969 को हुआ था। ये 18 दिसंबर को जो पारित हुआ था उसके करीबन 9 दिन बाद राष्ट्रपति ने, मतलब 27 दिसंबर 1969 को राष्ट्रपति ने इस पर सहमति दर्ज करा दी। जब सहमति दर्ज हो गई तो 1 जून 1970 को ये लागू कर दिया गया पूरे भारत में, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अब हम बात करें कि जो एमआरटीपी एक्ट की करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन ये है, एमआरटीपी एक्ट को वास्तव में 2002 में कंपटीशन एक्ट तो आ गया था लेकिन उन्होंने रिप्लेस नहीं कर पाया, उसको जारी रखा एमआरटीपी एक्ट को। लेकिन कंपटीशन एक्ट ने 2009 में एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये अप्रचलित हो गया था। कुछ ऐसे
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और इनके कारण क्या हुआ था, मार्केट में ये है अप्रचलित हो गया था। अप्रचलित होने के कारण हमें कंपटीशन एक्ट की जरूरत पड़ी। तो ये एक्ट जो है 2009 में ये रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन एक्ट के बाद। तो ये करंट स्थिति है। इसके साथ में जो इसका आयोग होता था हमारा सब MRTP आयोग, उसको रिप्लेस कर दिया गया कंपटीशन कमीशन के द्वारा 2009 में। आप ये देखिए इसका करंट स्टेटस जो है उसको रिप्लेस जब करा गया था वो 2009 में करा गया था। 2009 की 1 सितंबर की तारीख थी जिस दिन ये रिप्लेस किया गया था कंपटीशन एक्ट के द्वारा। इसके बाद ये तो आपको करंट स्थिति आपको समझ में गई। अब वापस चलते हैं 1969 से पहले, जब प्रस्ताव रखा गया संसद में प्रस्ताव रखा कि हमको MRTP एक्ट की जरूरत है। तो MRTP एक्ट की जरूरत होने पर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी को बोला गया आप रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट में ये एक दत्त कमेटी थी। दत्त कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि जो अभी करंट सिचुएशन में जो मार्केट है, मार्केट में जो कंपनियां हैं वो इस तरह से मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, एकाधिकार क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जो मार्केट का वो मूल्य डिसाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कितना आना चाहिए मार्केट में, कितना नहीं आना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी में होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से डिसाइड कर पा रहे थे। यहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर पा रहा था। और MRTP एक्ट का यही और कंपटीशन एक्ट का यही उद्देश्य था कि जो कंज्यूमर हो वो डिसाइड करे कि उसको क्या उपयोग करना है। तो MRTP एक्ट जब ये दत्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी कि अपनी उनकी मनमानी चल रही है मार्केट में, जो व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से कीमत डिसाइड कर रहे हैं, वो 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं। देखिए 10 रुपए वाली चीज 12 में बेच सकते हैं, 15 में बेच सकते हैं, 10 वाली चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं। अनरीजनेबली प्राइस बढ़ा रहे हैं, गलत क्वालिटी दे रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। इस कारण से दत्त कमेटी की सिफारिश से 1969 में यह हमारा MRTP एक्ट लाया गया। इसके बाद हम बात करें कि इसकी जुडिक्शन जो है पूरे भारत में लागू है। सिर्फ जो लागू है नहीं है वो है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। खैर अब तो ये अधिनियम है ही नहीं, लेकिन जो इसकी प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि MRTP, क्योंकि आज भी इसमें मोनोपोली चल रही है। अगर आप मार्केट में देखें, रेलवे डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हुआ, हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हुआ, ट्रेड यूनियन हुआ, इनमें मोनोपोली चल रही है। तो इनमें तो मोनोपोली खत्म, क्योंकि आप उस समय भी MRTP एक्ट ने इनको छूट दे रखी थी, मतलब इन पर MRTP एक्ट लागू नहीं होते थे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी? तो ऐसी वो संस्थाएं थी जो सहकारी स्वामित्व वाली हों, मतलब जिनको अंडरटेकिंग कर रखा हो गवर्नमेंट ने। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब अंडरटेकिंग की गई हो कंपनी, जिन पर अधिकार हो या उन पर कंट्रोल हो, कंट्रोल कर लिया गया। तो ऐसी संस्था कंपनीज जो होती हैं उनको इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा गया था। ये जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन है, इनको भी बाहर रखा गया था। MRTP एक्ट इस पर लागू नहीं होता था। ऐसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव कंपनीज के कंपनी, उनको भी बाहर रखा गया था। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं को MRTP से बाहर रखा गया था। इन पर MRTP एक्ट लागू नहीं होता था। इसके बाद हम बात करें MRTP एक्ट जो है, 3 उसके उद्देश्य हैं। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक प्रिवेंट, मतलब उसको रोकना, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। जो व्यापारीगण थे वो ऐसी प्रैक्टिस करते थे, ऐसा मार्केट में व्यापार करते थे जिससे कि कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता था। तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना। हम 3 चीज़ें समझ रहे हैं। अब ये पूरा अधिनियम का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं कि क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहले आप समझें कि हमारे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना, मतलब उस पर रोकना। अब मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती थी, इसके 3 पॉइंट हम समझेंगे। पहला पॉइंट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। तो पहला जो हमारा है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसीज। तो सबसे पहले जो है उसमें ये देखा जाएगा, मोनोपोली में जो व्यापारीगण थे वो मार्केट में ऐसा मार्केट बनाते थे जिससे कोई भी प्रोडक्ट की एकल स्थापित हो जाए।
मतलब उसके अलावा मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं बचे। इसके लिए आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, वो उस समय से कंपेयर मत करना, बस आप ये समझे कि आपको ये समझ में आ जाए कि मोनोपोली होती क्या है। आप ये देखिए, जब जियो जब मार्केट में आया था, उससे पहले वीडियोकॉन की सिम भी चलती थी, रिलायंस की भी चलती थी, टाटा डोकोमो की भी चलती थी, एयरटेल भी चलता था, वोडाफोन भी चलता था और बहुत सारी कंपनियां चलती थी, कुछ और भी कंपनियां थे। सबसे पहले यूनिनॉर, वीडियोकॉन, उसने क्या करा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी मार्केट में लेके आया था, 5G नेटवर्क लेके आया था, उसने सोच लिया मुझे मोनोपोली कन्वर्ट करना है। खैर वो केस चल रहा है, मैं आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो अभी प्रैक्टिकली यूज़ मत लेना। देखिए, वो जब आया था मार्केट में तो उसने क्या करा, 1 साल तक डाटा फ्री दिया, कॉलिंग फ्री दी। अब इससे हुआ क्या, मार्केट में जो बहुत सारी कंपनियां थी वो आउट हो गई। सबसे पहले वीडियोकॉन आउट हुआ, यूनिनॉर आउट हुआ। यूनिनॉर तो बहुत मतलब रियर केस में कुछ सीमित थी, है ना। BSNL आउट हो, BSNL तो अभी भी चल रहा है क्योंकि बहुत सारे इलाकों में उनका ही नेटवर्क रहता है। फिर उसके बाद टाटा डोकोमो आउट हो गया, रिलायंस आउट हो गई, अभी एयरटेल फिर उसके बाद वोडाफोन भी आउट हुआ, फिर एयरटेल आइडिया अभी है, लेकिन इन लोगों ने अभी साठगांठ करके रखी है। आप ये देखें, मोनोपोली कन्वर्ट करने के लिए जो उनके कॉम्पिटिटर थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको उन्होंने आउट कर दिया। आउट करने के बाद ये हुआ कि अब उनकी सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर बचे। अब 2 कॉम्पिटिटर भी ऐसे थे जिनकी प्राइस जो थी रिचार्ज की वो बहुत बड़ी बड़ी थी। जब वो मार्केट में आया तो 350 का कुछ प्लान लाया था या 289 का कुछ प्लान लाया था 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए। ये जो प्लान था 90 दिन का, ये कोई भी सिम नहीं देती थी, तो सभी ने क्या करना चालू कर दिया, पोर्टेबिलिटी चालू कर दी, सभी उधर के साइड चले गए। अब रिलायंस के पास मतलब जो मार्केट था वो कितना परसेंट हो गया, लगभग ऑलमोस्ट मार्केट जो था वो किसके पास चले गया, रिलायंस जियो के पास में। सभी कंपनियों को ख़त्म कर दिया, बंद करवा दिया, घाटा हो गया उनको, डूब गई वो। इसके बाद रिलायंस जियो के पास मार्केट पूरा आ गया, सब लोगों ने पोर्टेबिलिटी करा ली। अब बचे एयरटेल और आइडिया। इनसे भी ऐसे संबंध बना लिए कि वो जो प्राइस डिसाइड करते सब लोग एक साथ मिलके कर देते, एक रिचार्ज का प्राइस बढ़ाता तो दूसरा भी रिचार्ज का प्राइस बढ़ा देता है, तो वो एक साथ बढ़ रही हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे आप ये समझिए, सबसे पहले कॉम्पिटिटर खत्म करें, कॉम्पिटिटर खत्म करना, फिर उसके बाद में अपने इस तरह से साठगांठ करके इस तरह से प्राइस बढ़ाना। तो इन चीज़ों को ही ट्रेस करना जो काम था वो MRTP एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट का काम है। तो MRTP एक्ट जो है वो ये देखता है कि मार्केट में मोनोपोली अगर कोई कर रहा है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट बना रहा है, तो ऐसे चीज़ों को रोकना, उनको ख़त्म करना। तो सबसे पहला पॉइंट मोनोपोलिस्टिक में कि प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर देते हैं। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर देना, और मोनोपोली अगर अपनी बना ली तो वो जो प्राइस डिसाइड करेंगे, वो जो क्वालिटी डिसाइड करेंगे, वो जो टेक्निकल मतलब आपको फीचर्स देंगे टेक्निकली रूप से, वही आपको मिलेगी। जैसे आप मोबाइल में देख लें, यदि चाइनीज़ के आइटम बंद हो गए तो सैमसंग मार्केट में बूम मचा देगा, सिर्फ उसकी मोनोपोली आ जाएगी। कॉम्पिटिटर जो रहेंगे वो ऐसे कॉम्पिटिटर रहेंगे कि उसको टच ही नहीं कर पाएंगे। अब वो जो मोबाइल 15,000 के थे वो 50,000 में मिलेंगे, तो आप हाँ हम लेंगे, 50 में भी लेंगे। इंडियन के पास इतनी ताकत है कि 50 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बता रहा हूँ कि इससे कॉम्पिटिशन खत्म होगा। कॉम्पिटिशन खत्म होगा तो जो जिसकी मोनोपोली बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें बढ़ाएगा, जो क्वालिटी देना चाहेगा वो क्वालिटी देगा, जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है वो कम से कम हो पाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या होता है, कंपटीशन खत्म कर देता है, प्राइस बढ़ा देता है, टेक्निकल डेवलपमेंट जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, और उसके साथ में प्रोडक्ट की कीमतें और क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके बाद में हम समझेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस कि आपको सेकेंड हैंड माल जो था वो नया बोलकर बेच दिया, ठीक है, नया बोल के आपको मार्केट में बेच दिया, ये अनफेयर ट्रेड है। भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब विज्ञापन 10 रुपये में, मतलब आप देखेंगे यूट्यूब पे भी एक कंपनी का एड चल रहा है, कौन सा मोबाइल है वो, ट्रिकॉन कौन सा मोबाइल है, क्रिप्टॉन करके मोबाइल के एड चल रहे हैं। 3,000 रुपये में मतलब 664 और 64 मेगापिक्सल कैमरा। लोग भ्रामक विज्ञापन देख के जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं और फ्रॉड हो रहा है उनके साथ में।
तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापन करना, सेकेंड हैंड मोबाइल को नया बोलकर बेच देना, उस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में गलत फैक्ट प्रस्तुत करना, गलत फीचर्स बताना, बिना टेस्टिंग के गारंटी और वारंटी देना, आपने टेस्टिंग ही नहीं करी उस प्रोडक्ट की और विदाउट उसके आप वारंटी गारंटी दे रहे हो भैया, उसको बता रहे हो। उसका रिप्रेजेंटेशन मिसलीडिंग करना, रिप्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग करना। इसके साथ साथ फैक्ट जो है हम रॉन्ग फैक्ट दे रहे हैं, ये था हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तीसरा जो हमारा है रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में व्यापारीगण करते क्या है? व्यापारीगण ऐसा करते हैं कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस पर और कैपिटल पर रोक लगा देते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आपको इसको समझना है तो बहस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में मान लो एक मोबाइल आया, या मान लो कि मार्केट में आलू की ज़रूरत है। अब आलू मतलब राहुल गांधी मत समझना कि राहुल गांधी ने आलू, उसको छोड़ो है ना। तो मान लो अगर किसी जगह पर मध्य प्रदेश में आलू की ज़रूरत है लगभग 100 क्विंटल। अब आपने क्या करा कि आलू जब उगते हैं तो आपने उस समय क्या करा, अपना कोल्ड स्टोरिंग कर ली और जहाँ पर ज़रूरत 100 क्विंटल की है आपने 20 क्विंटल ही पहुँचाए। तो वहाँ जैसे आपने देखा होगा टमाटर क्या होता है कि अभी लोगों को, आपको मालूम है कि लोगों की ज़रूरत कितनी है, टमाटर की ज़रूरत कितनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, अगर लोगों को 100 क्विंटल की ज़रूरत है तो आपको 20 क्विंटल ही उपलब्ध कराएंगे, बाकी सब क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे या उसको रोक देंगे, भैया मत उगा, कुछ मत कर। उससे क्या होगा, इन चीज़ों से क्या होगा, उन चीज़ों से ये होगा कि यदि आप लोगों को 100 क्विंटल की ज़रूरत है और आपने मार्केट में 20 क्विंटल उपलब्ध कराया है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों 20 रुपए किलो वाले टमाटर 100 रुपए किलो खरीदेंगे, 200 रुपए किलो भी खरीदने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो आवक थी, कैपिटल की आवक थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या मार्केट में स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए, वो रोक दी है, जिससे उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है। आपने ये देखा होगा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क चलती है। अब हार्ड डिस्क पहले क्या थी, वो लिमिटेड कंपनियां बनाती थी, WD, सीगेट वगैरह बनाती थी। अब वो क्या होता था, लिमिटेड मटेरियल आता था तो उस समय जो प्राइस थी 5000, 6000, 160 GB। लेकिन जब आवक जो है वो ज़्यादा आने लग गई, चाइना भी देने लग गया धड़ल्ले से प्रोडक्शन, तो उसकी प्राइस जो आ गई वो 500 रुपये में 160 GB। तो ये चेंज आ गया। तो आप ये देखें रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में क्या आता है कि ऐसे व्यापारीगण अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने के लिए मार्केट में उन प्रोडक्टों को आने से रोक देते हैं, जिससे क्या होता है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, ये तीनों उद्देश्य जो हैं इनको प्रिवेंट करना है, इनको रोकना है, जो इस तरह के व्यापार करते हैं उनको ख़त्म करना है। कंपटीशन एक्ट में इनमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगाना चालू कर दी। अब MRTP फेलियर क्यों हुआ? MRTP एक्ट जो है उसका फेलियर होने का कारण यही है कि ये क्या हुआ, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, मार्केट में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आ जाने के कारण ये जो है MRTP एक्ट फेल हो गया। उसके कारण इसको चेंज करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा हमको कंपटीशन एक्ट से। तो यहाँ तक ही हमारा वीडियो था। सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा